गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम देखिए हमने अलग अलग पदार्थ कैसे बनते हैं सूक्ष्मजीवों के माध्यम से, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वहाँ पे सूक्ष्मजैविक प्रकीर्णव। प्रकीर्णव मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए मदद करते हैं, प्रकीर्णव। ठीक है, देखिए ये और प्रकीर्णव क्या होते हैं उसके बारे में देखो पढ़ते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। रसायन उद्योग में अब रासायनिक उत्प्रेरक के स्थान पर सूक्ष्मजीवों की सहायता से प्राप्त किए गए प्रकीर्णन का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, तापमान, पीएच और दाब इनका स्तर कम होने पर भी यह प्रकीर्णन कार्य करते हैं। देखिए क्या होता है कि उत्प्रेरक, देखिए हमने उत्प्रेरक, देखिए जो मैंने इसको गोल किया है, तो ये उत्प्रेरक हमने साइंस 1 में पार्ट 3 में पढ़ा था। उत्प्रेरक से क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, वो मतलब क्या होता है पता है, अधिक तेजी से या कम, बराबर कि नहीं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या होता है, अधिक मात्रा में भी हो सकती है, कम मात्रा में हो सकती है। किसकी वजह से होता है, सिर्फ ये उत्प्रेरक की वजह से, बराबर। लेकिन इसमें क्या होता है कि केमिकल है ना, तो केमिकल का क्या होता है कि ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो प्रकीर्णन का उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदे में देखिए क्या होता है कि फ़ायदे में देखिए वहाँ पे बताया गया है कि फ़ायदे मतलब क्या होता है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी, महंगे क्षरणयोगी उपरोक्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और प्रकीर्णन ऐसा है ना, प्रकीर्णन विशिष्ट अभिक्रियाएं घटित करवाते हैं, जिससे क्या होगा, अनावश्यक उप उत्पाद नहीं बनेंगे और शुद्धिकरण का खर्च भी क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। तो ये सूक्ष्मजीवों के क्या है पता है, फ़ायदे हैं। सूक्ष्मजीवों के क्या है वहाँ पे फ़ायदे। अगर हम सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा, ऊर्जा की बचत होगी, महंगे क्षरणयोगी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये प्रकीर्णन विशिष्ट अभिक्रिया घटित करवाते हैं। इसके लिए अनावश्यक उत्पाद नहीं बनेंगे और शुद्धिकरण का खर्चा भी क्या होगा, कम होगा। तो इतने सारे फ़ायदे सूक्ष्मजैविक प्रकीर्णन के होते हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ मैं टिक करने के लिए बोलोगे वहाँ कीजिए, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, जहाँ टिक करना रहेगा वहाँ पे बताऊँगा। चलो आगे जाते हैं। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों की अभिक्रिया से निरुपयोगी पदार्थ का उत्सर्जन, उनका विघटन टाला जा सकता है। उसी प्रकार प्रकीर्णनों का पुनर्उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि निरुपयोगी पदार्थ जो किसी काम के नहीं होते हैं, उसका उत्सर्जन और उसका विघटन हम लोग टाल सकते हैं। ये और एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इसलिए ऐसे प्रकीर्णन पर्यावरण स्नेही होते हैं। पर्यावरण स्नेही का मतलब जो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं करते हैं, बराबर। और जिससे क्या होगा, अभी आपको देखिए टिक करना रहेगा, ये कुछ प्रकीर्णन के नाम है, ये देखना है आपको। ऑक्सीडोरीटेक्सिस, ट्रांसफेजेरिस, हाइड्रोलेजिस, लाइजेसिस, आइसोमरेजिस, लाइगेजिस, ये सूक्ष्मजीव प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। ठीक है, जो मैंने अभी ये टिक किया हुआ है ना, आपको टिक कर लेना है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको क्या टिक करना है। ये ऑक्सीडेरेजिस, ट्रांसफेरेजिस, हाइड्रोलिजिस, लाइजेसिस, आइसोमेरेजिस, लाइगेसिस, ये सूक्ष्मजीव प्रकीर्णन के क्या है, उदाहरण है, जो सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। ठीक है, इसको आपको टिक करना है। चलो टिक कर लिए होंगे आप लोग, आगे चलते हैं। और देखिए अपमार्जक, अपमार्जक मतलब जो होता है सोडा, सोडा मतलब का, धोने का सोडा, धोने का सोडा कपड़े धोने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो अपमार्जक में देखिए क्या होता है पता है कि अपमार्जक में मतलब प्रकीर्णन मिलाने पर मैल निकालने की प्रक्रिया कम तापमान पर भी हो जाती है। अब देखो अपमार्जक आप जानते हो कि जो बड़े बड़े देखिए वहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े मतलब जैसे कि हम जानते हैं ना, यहाँ आप जानते हैं वो रिन पाउडर होता है। ठीक है, रिन होता है सिर्फ, फिर बाद में हम देखते हैं सर्फ एक्सल वाला पाउडर होता है कि नहीं, ये महंगे महंगे होते हैं थोड़ा, बराबर है ना। महंगे महंगे होने का कारण ये है कि उसमें ये क्या मिलाया जाता है, प्रकीर्णन में मिलाया जाता है, जिससे मतलब कम तापमान पर भी क्या हो जाते हैं, कपड़े का मैल निकल जाता है। और फिर देखिए भुट्टे में स्थित स्टार्च पर बैसिलस और स्टेप्टोमाइसिस, ये प्राप्त प्रकीर्णन क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप
बनाते हैं और पनीर वनस्पतियों का सार, वस्त्रोद्योग, चमड़ा, कागज़, ऐसे कई उद्योग में सूक्ष्म प्रक्रियाओं का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ध्यान देना आपको, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे आपको 3 मार्क्स के लिए प्रश्न वहाँ पे एक बनता है कि सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग। अब इसके लिए देखो आपको वहाँ पे टिक करना रहेगा ये नीचे वाला पूरा लाइन, पनीर वनस्पतियों का सार, वस्त्रोद्योग, चमड़ा, कागज, ऐसे कई उद्योग में सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, लास्ट वाला जो अभी टिक किया है ना मैंने, उसको आपको करना है 1 2 3 4 5 6, ऐसे मतलब जो है वहाँ पे आपको उसके उपयोग पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको टिक करना है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया होता है। आगे चलते हैं, वहाँ पे देखिए बॉक्सेस वहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे स्रोत देखिए, फिर अलग अलग सूक्ष्म जैविक, अमीनो अम्ल और उपयोग। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको टिक करके रखना है, जब फ्री समय मिले तो आपको उसको पढ़ लेना है। इसमें स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है ये दिया है ये वाले बॉक्स में, सेकंड वाले बॉक्स में जो है सूक्ष्म जीव के बारे में नाम दिया है, थर्ड वाले में अमीनो अम्ल और चौथे वाले में उसका उपयोग। ठीक है, तो जो भी है आपको वहाँ पे फ्री समय मिलने के आप उसे पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है, टिक करके रखना है। ठीक है, चलो नीचे अभी देखिए वहाँ पे आपके पसंद के देखिए वहाँ पे आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट पेय, इंस्टेंट सूप, इन्हें गाढ़ापन लाने वाला ज़ैंथियान गुण देखिए क्या होता है। देखिए आप चाइनीज़ कभी खाए होंगे या चाइनीज़ सूप कभी पिए होंगे, तो वो देखो गाढ़ा बन जाता है। को चाइनीज़ बनाने वाले वाइट कलर का पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो जो सूप होता है ना देखिए वो गाढ़ा बन जाता है, तो वो ज़ैंथियान गोंद होता है। तो ज़ैंथियान गोंद ये जो होता है तो क्या होता है देखिए, इसको टिक करना है अपना स्टार्च और घोल की ज़ैंथोमोनास प्रजाति द्वारा किण्वन प्रक्रिया करवा के गोंद बनवाया जाता है, इसको टिक करना है। और देखिए गर्म तथा ठंडे पानी में उसको घुलाया जाता है और उच्च घनत्व इन विशेषताओं के कारण उसके कई उपयोग हैं। जैसे देखिए इसके कई उपयोग, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जो मैंने अभी ये टिक किया है ना शुरुआत से, इसको आपको टिक करके रखना है। ये रंग बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, तृणनाशक मतलब जो अनावश्यक घास उगती है ना पौधे के साथ, उसको नष्ट करने के लिए। कपड़ों का रंग, टूथपेस्ट जो बनता है गाढ़ापन आता है टूथपेस्ट में, और उच्च दर्जे का कागज़, इसके बनाने के लिए इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। जो भी मैंने यहाँ पे टिक किया है आपको सभी को टिक करना है, टिक कीजिएगा। 6 जो है इसमें शब्द है, 6 शब्द अलग अलग वहाँ पे जो है आपको पूछे जाएंगे। वहाँ पे जो है 3 नंबर के लिए आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कुछ तरह से आप जानते हैं। ऐसे 20 में बॉक्स रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे अलग अलग गोल गोल वहाँ पे बॉक्स बना के आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ऐसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें आकृति बना के लिख सकते हो। ऐसे 6 बॉक्सेस बनाए जाएंगे, 6 बॉक्स में आपको जो है वहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के हिसाब से 3 मार्क्स के लिए आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप उसे अंडरलाइन करके रखेंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या टिक करना रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला वहाँ पे लास्ट वाला तो ये टिक ही करना है, तो उसके उपयोग है जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, उस हिसाब से फिर आगे देखिए, आगे देखिए वहाँ पे बताया गया है, आगे देखिए वहाँ पे बताया गया है कि देखिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा पदार्थ और उसके उपयोग वहाँ पे बताए गए हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, टिक करके रखना है आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, टिक करके रखना है आपको। उसके देखिए वहाँ पे अलग अलग फ़ायदे वहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, इसको आपको सबसे पहला देखिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त देखिए पदार्थ साइट्रिक अम्ल, पहला वाला देखना है आपको, साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। इसका फ़ायदा ये है कि वो अम्लीयता पदार्थ को प्रदान करता है। क्या करता है? पदार्थों को वो अम्लीयता प्रदान करेगा, तो ये उसका कार्य है। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि उसका और एक क्या फ़ायदा हो सकता है सभी का। देखिए और एक वहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये प्रोटीन का गठन करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का गठन करेगा। फिर
नेक्स्ट देखेंगे वहाँ पे नाइसिन और नेटामाइसिन, इसका काम है सूक्ष्म जैविक प्रतिबंधक है। उसके बाद में देखिए एक्सकार्बोलिक अम्ल, जो इसमें विटामिन सी, B12 और बी, ये एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व का निर्माण करने का काम करेंगे। वहाँ पे बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ज़ैंथीन, ल्यूटिन्स, ये खाद्य रंग बनाने के लिए काम आते हैं। फिर बाद में पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स, ये काम करेंगे। इल्मिसफायर्स मीन्स विलेन को गाढ़ा पदार्थ करने वाला पदार्थ होता है, जो अलग अलग पदार्थ देखिए मिलते हैं मार्केट्स में, गाढ़े पदार्थ जो बने होते हैं। फिर उसके बाद में वेलिनिन, इथाइल ब्यूटेरेट, यानी जो फलों का स्वाद होता है, पेपरमिंट स्वाद, विभिन्न पुष्पों और फलों की गंध, ये खाने योग्य सुगंधित द्रव्य। सुगंधित द्रव्य मतलब सुगंधित मिठाइयाँ होती हैं, या मार्केट्स में आप देखते हो कि अलग अलग प्रकार के सौंफ की पुड़िया वगैरह मिलती है वगैरह, कुछ और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो सुगंधित होते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वहाँ पे ज़ाइलिटॉल और एस्पर्टिम, ये मिठास देने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मिठास देने का काम वहाँ पे करता है। तो ध्यान देना है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो ये लास्ट वाला आपको टिक करना है ज़ाइलिटॉल। वैसे तो सब याद करना है, फिर पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे एस्कार्बोलिक अम्ल और ये पॉलीसैकेराइड्स, 4 पॉइंट्स आपको ज़्यादा मतलब जो है पूछे जा सकते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको। बाकी सब तो पूरा बॉक्स तो टिक करके रखना है। ये सभी के मतलब जो है सूक्ष्मजीवों द्वारा पदार्थ प्राप्त और उसके जो कार्य वहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, चलो आगे। अभी देखिए वहाँ पे प्रतिजैविक, जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान देना है, ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स होता है, जो क्या करता है पता है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों को, ध्यान देना है, वो उसका काम क्या करता है, हानिकारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसको वो क्या करता है, नष्ट करता है। ध्यान देना है, हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम जो है ये प्रतिजैविक का काम होता है। ये हमने 9वीं में पढ़ा था। ठीक है, और ये उनके मतलब जो है नीचे बताया गया, उनका सेवन करने से कौन सी सावधानी वहाँ पे बरतनी चाहिए, वहाँ पे बताया गया। अभी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का सावधानी क्या होता है, डॉक्टर को पूछ के लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए, जितने दिन का दवाई होता है वो पूरा कोर्सेस करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये 9वीं में हम लोग पढ़े थे। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजीवी के कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों के अनेक रोग नियंत्रण में आ चुके हैं। तो देखिए मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है कि ये प्रतिजैविक जीवाणु और कवक से बनता है। ध्यान देना, जीवाणु और किससे बनता है, कवक से बनता है, जिसमें देखिए अलग अलग दवाइयों को वहाँ पे नाम दिए गए, आपको टिक करना है। पेनिसिलिन, सिफ्लोबैरेपिस, मोनोबैक्टम्स, बेसिट्रिनिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैक्सोमाइसिन, ये प्रतिजैविक के विभिन्न प्रजाति के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सभी दवाइयों के नाम हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम हैं, जो सबका अलग अलग काम है। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं प्रतिजैविक। ठीक है, इसको टिक करना रहना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे अगर आपको कोई है तो वहाँ पे ये वाला, क्षय रोग के खिलाफ रिफाम्यसिन उपयुक्त है। बहुत बार क्वेश्चन रिक्त स्थान के लिए या सत्य सत्य के लिए वहाँ पे पूछा गया है कि क्षय रोग मतलब टीबी। ठीक है, जो खांसी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, जो बहुत अधिक मात्रा में खांसी हो जाती है तो क्षय रोग में रूपांतर हो जाता है। इसके लिए रिफाम्यसिन ये दवाई उपलब्ध है, एंटीबायोटिक जो लेने से कम होता है। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे सूक्ष्मजीव और ईंधन का क्या वहाँ पे देखिए जो संबंध होता है। देखिए क्या होता है, बड़ी मात्रा में निर्माण होने वाले शहर के खेतों के औद्योगिक कचरे का सूक्ष्म जैविक अनोक्सी विघटन करके मीथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देना है, देखिए शहर का कचरा, खेतों का कचरा, औद्योगिक कचरा, ये सभी एक साथ कचरा मिला के देखिए हम लोग मीथेन गैस बना सकते हैं, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। बराबर, 9वीं में हमने पढ़ा था कि बायोगैस जो गोबर या कुछ अन्य कचरा होता है इसको मिला के हम लोग मीथेन गैस बना सकते हैं। सेकेंड देखिए वहाँ पे सैक्रोमैसिस किण्व जब गन्ने के चोटे का किण्वन करते हैं तब प्राप्त होने वाला इथेनॉल, यह अल्कोहल एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन है।
तीसरा जो देखिए बताया गया है वहाँ पे, तीसरा आपको टिक करना है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना जाता है। एमसीक्यूज में पूछता है कि डैडैस गैस को भविष्य का ईंधन माना जाता है, अलग अलग गैसों के नाम दिए रहते हैं, तो आपको जो है क्या करना रहेगा, हाइड्रोजन गैस को टिक करना रहेगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कीजिए, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना जाता है। आगे, पानी का जैविक प्रकाश अपघटन, इस अभिक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे क्या होता है, मुक्त होता है, और उसी की वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का हम भविष्य में एज अ ईंधन के रूप में हम वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, ईंधन की भांति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन भी सूक्ष्मजैविक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, रसायन में उद्योग में कच्चा माल के उपयोग में अल्कोहल, एसीटोन, कार्बनिक अम्ल, स्निग्ध घटक, पॉलीसैकेराइड्स, प्लास्टिक्स और खाद्य पदार्थों के निर्माण में कच्चे माल का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो ये नज़दीक का संबंध है जो ईंधन और सूक्ष्मजीव का संबंध वहाँ पे बताया गया है। नीचे आते हैं, अभी ये देखिए जैव ईंधन क्या होता है। नवीकरण करने योग्य ऊर्जा स्रोतों में से जैव ईंधन का एक महत्व साधन है। अभी जैव ईंधन मतलब क्या होता है, देखिए उसमें 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखिए ईंधन ठोस है, जिसमें पत्थर, कोयला, गोबर और फसलों के अवशेष, तो ये सबसे उसका पहला प्रकार है। ठीक है, ये उसका क्या है, पहला प्रकार। द्रव के हिसाब से उसका क्या हो गया, ये दूसरा प्रकार, जिसमें देखिए वनस्पतिक तेल, अल्कोहल, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में तीसरा देखेंगे गोबर, गोबर में देखिए गैस में देखिए वहाँ पे गोबर गैस और कोल गैस मतलब जो कोयले से बना रहता है। ठीक है, तो इन रूपों में उपलब्ध होता है और ये ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसके लिए भविष्य के लिए ये कैसे पता है, विश्वसनीय ईंधन है। ध्यान देना है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जैव ईंधन मतलब पत्थर, कोयला, गोबर, फसलों के अवशेष, वनस्पति से बना हुआ तेल, अल्कोहल, गोबर गैस, कोल गैस, ये इतने सारे जो ईंधन है ना, भविष्य के लिए हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और जो प्रदूषण हो रहा है उसका प्रदूषण भी हम लोग कम कर सकते हैं। जो भविष्य में ये एक विश्वसनीय ईंधन है जिसके ऊपर विश्वास हम लोग रख सकते हैं। आगे अब देखिए सूक्ष्मजैविक प्रदूषण नियंत्रण। अभी सूक्ष्मजीवों के माध्यम से प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में देखिए प्रकारित बताया गया। देखिए बढ़ती जो है जनसंख्या के साथ ठोस कचरा बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा है, निष्कासित जल, बहुत सारा पानी और विभिन्न प्रदूषकीय घटक भी वहाँ पे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और साथ साथ फैलने वाले रोग, पर्यावरण को होने वाला क्षय, ये सभी हमारी वैश्विक समस्याएं बन चुकी है। पूरे देश भर की, हमारी अकेले की समस्या नहीं है, पूरे देश भर में। विशेष करके देखिए जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले भारत देश के शहर जैसे समस्याओं से ग्रासित है, जैसे मुंबई। इन समस्याओं को उचित समय पर और उचित मात्रा में हल न निकाला गया तो सभी प्रकार के सजीवों को, आने वाले पीढ़ियों को जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म जीवों के पर्यावरण योगदान के बारे में हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान क्या है, बायोगैस संयंत्र, कंपोस्ट निर्माण के माध्यम से ठोस कचरे का निपटारा करने के लिए भी सूक्ष्मजीव की सहायता ली जाती है, ये तो आपको पता ही है। और तो फिर बड़ी मात्रा में रोजाना जमा होने वाले कुछ शहर टन कचरे को उचित पद्धति द्वारा निपटारा कैसे किया जाता है। देखिए जैसे हम बता रहे थे, बायोगैस आपको पता ही है, कंपोस्ट खाद निर्माण होता है वो भी पता है। इसको निपटारा करने के लिए जो भी पद्धति का अवलंब किया जाता है तो सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो बड़ी मात्रा में रोजाना कचरा जमा होता है, इसका क्या किया जाए, जो दिन में ऐसे हज़ारों टन कचरा निकलता है तो उसका निपटारा फिर कैसे किया जाए। उसका निपटारा करने के लिए वहाँ पे एक पद्धति दी गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो वहाँ पे देखिए ये आपको टिक करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये जिसका नाम है भूमि भरण स्थल, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या प्रक्रिया होती है देखिए वहाँ पे मैं बता देता हूँ। वहाँ पे देखो क्या होता है कि शहरों में इकट्ठा किए हुए विघटित कचरे को इस पद्धति के लिए उपयोग में लाया जाता है। करते क्या है, शहर की बस्तियों से दूर खुली जगह पे गड्ढा किया जाता है। गड्ढा करने के बाद उसमें प्लास्टिक का अस्तर डालते हैं ताकि मिट्टी खराब ना हो। कचरे से अशुद्ध और विषैला द्रव्य झरकर मिट्टी का प्रदूषण ना हो, इसके लिए सावधानी बरती जाती है। ध्यान देना है, वहाँ पे क्या किया गया है कि शहर के बस्तियों से दूर खुली जगह पे गड्ढा किया जाएगा, गड्ढे में प्लास्टिक डाला जाएगा ताकि मिट्टी का प्रदूषण ना हो, इसके लिए सावधानी बरती जाती है। ठीक है,
खड्डा हो गया, खड्डे के बाद में अंदर प्लास्टिक्स का आवरण डालेंगे ताकि मिट्टी खराब ना हो, क्योंकि कचरा है ना बाबा, कचरा है तो मिट्टी तो प्रदूषित होगी, तो उसको अच्छे से रखने के लिए वहाँ पे सावधानी बरती जाती है। फिर उसके बाद में देखिए क्या किया जाता है, दाब देकर संपीड़ित किया हुआ कचरा तैयार किए हुए गड्ढे में डाला जाता है और उस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा, विशिष्ट जैव रसायन इनकी परत चढ़ाते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है वहाँ पे कि उस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा और विशिष्ट जैव रसायन इनकी परत चढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा वहाँ पे, और कुछ जगह पर उसमें बायोरिएक्टर भी मिलाया जाता है। बायोरिएक्टर मतलब जो कचरे को मतलब अपघटन करने के विघटन करने के लिए एक मशीन होता है, उसको अंदर डाल देते हैं। कचरा और मिट्टी के सूक्ष्मजीव कचरे के का विघटन कर देते हैं और गड्ढा पूरा भरने के बाद में मिट्टी को लिपकर उसे बंद किया जाता है और कुछ हफ्तों के बाद उस जगह पर उत्कृष्ट खाद बनती है और खाद निकालने के बाद वो खाली हुआ बिंबर स्थल पुनः उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कचरे का निपटारा कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे प्रक्रिया होती क्या है कि जो अत्यधिक मात्रा में कचरा जो शहरों में निर्माण होता है, तो वो क्या होता है कि शहर के बस्तियों से दूर खुली जगह पे गड्ढा करके उसमें प्लास्टिक्स का स्तर डाला जाता है ताकि मिट्टी का प्रदूषण ना हो, बराबर। और उसके बाद में क्या किया जाता है कि दाब देकर संपीड़ित किया हुआ कचरा तैयार किए हुए गड्ढे में डाला जाएगा। डालने के बाद में जो है वहाँ पे मिट्टी, लकड़ी का भूसा और हरा कचरा और विशिष्ट जैव रसायन की परत चढ़ा देंगे। परत चढ़ा देने के बाद में वहाँ पे कचरा और मिट्टी के सूक्ष्मजीव कचरे का देखिए विघटन किया जाता है और फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, गड्ढा पूरे भरने के बाद मिट्टी से लिपकर उसे बंद कर देते हैं और कुछ हफ्ते के बाद उस जगह पे देखेंगे तो वहाँ पे उत्कृष्ट खाद बनेगी। और खाद निकालने के बाद खाली हुआ भूमि भरण स्थल, क्योंकि खड्डे में से सब कुछ काम तो हो गया, वहाँ पे प्रदूषण ना हो उसके लिए, वहाँ पे जो है मिट्टी का प्रदूषण ना हो उसके लिए वो प्लास्टिक डाला भी गया था, तो निकालेंगे तो वो खड्डा हम फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का ये भूमि भरण स्थल प्रक्रिया करके कचरे का निपटारा हम लोग कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकृति के बेस आपको पूछा जाता है। ये आकृति वहाँ पे दी रहती है, पूछा जाता है कि ये निम्न आकृति क्या दर्शाती है, तो आपको बताना रहता है कि ये आधुनिक भूमि भरण स्थल है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। जो ये पैसेज है और ये पैसेज में दिया हुआ है ना, आपको वहाँ पे स्पष्टीकरण देना है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रक्रिया को समझ लीजिए और अपनी भाषा में आप उसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे जाते हैं। अब देखिए घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। घर में जो बर्तन धोते हैं, हम नहाते हैं, बाथरूम वगैरह एक्सेट्रा जाते हैं, तो उस हिसाब से उसका व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। देखिए गांवों के प्रत्येक घर का गंदा पानी पास वाले ज़मीन में तो या तो बायोगैस में छोड़ देते हैं, वो तो निपटारा हो गया। लेकिन बड़े शहरों का इकट्ठा होने वाला गंदा जल केंद्र में सूक्ष्मजीव प्रक्रिया वहाँ पे करनी पड़ती है, तभी वहाँ पे कचरा का निपटारा हो जो गंदगी का निपटारा हो सकता है। उससे क्या होगा, गंदे जल का किसी भी देखो यौगिक का विघटन करने वाला, जैसे बीमारी, कॉलरा बीमारी है, दस्त है, विषम जर से जीवाणु को नष्ट करने वाले सूक्ष्मजीव उसमें मिलाए जाते हैं। जिससे क्या होगा, वे उस गंदे जल में स्थित कार्बनिक पदार्थ का विघटन करके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे और उसमें फिनॉल ऑक्सीडाइंग ये जीवाणु गंदे जल में मानव निर्मित रसायनों का विघटन करते हैं। इसको टिक करना है, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग। आप जानते हो कि फर्शियों को हम साफ़ करेंगे, देखो फिनाल करके एक छोटा बॉटल मिलता है, नीले हरे कलर का बॉटल होता है, जो एक बकेट लेके बाल्टी में हम लोग उसकी थोड़ी सी मतलब बूंदे डाल के वहाँ पे हम लोग उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिनाल करके, आप तो जानते हो। तो ये फिनॉल ऑक्सीडाइज क्या होता है, ये जीवाणु जो गंदा जल होता है या तो फर्श के ऊपर जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं ना, उसको नष्ट करने में काम करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला पूरा लाइन आपको ठीक करना है। ठीक है, ये वाला रिक्त स्थान में या सत्य जो भी है उसमें आपको एक वाक्य में हो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये गंदे पानी का घरेलू व्यवस्थापन हम लोग कर सकते हैं। इसमें देखिए प्रक्रिया में नीचे तल में जमा हुआ अवशिष्ट यह खाद बन के पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी सूक्ष्मजीवी क्रिया होने के बाद शहर के बाद निकलने वाला पानी का पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित होता है और गंदे जल से प्रदूषित पर्यावरण का जैव उपचार करने हेतु सूक्ष्मजीवों का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। मतलब प्रदूषण को नष्ट करने के लिए भी वहाँ पे सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के ज़माने में तो वही हो रहा है। आगे स्वच्छ तकनीक में देखिए क्या होगा,
मनुष्य ने देखिए तकनीकी क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हो चुकी है, पर उसके साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, हमें देखना है। देखिए, मनुष्य द्वारा निर्मित रसायनों का नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीवों में प्राकृतिक तौर पर ही पाई जाती है और इसी क्षमता का उपयोग करके हाइड्रोकार्बन्स और अन्य रसायन का रूपांतर वहाँ पे किया जाता है। वो कैसे? देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो गंधक को निकाल देते हैं। गंधक देखिए पानी में आप देखते हो ना, पानी अचानक से बदबूदार हो जाता है। आप देखिए कभी बहुत 7-8 दिन बाद अगर टंकी को नहीं देते हो तो पानी में से बदबू आती है। तो बदबू आने का कारण होता है उसमें गंधक होता है, जिसे हम बोलते हैं सल्फर, एस, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फर बोलते हैं। सेकंड वाला देखिए क्या बताया है, निम्न दर्जे का अयस्क का तांबा, लोहा, यूरेनियम और जस्ता ऐसे धातु का पर्यावरण में समावेश होता है। थायोबैसिलस और सल्फेबुलस जीवाणु की सहायता से इन धातुओं का पर्यावरण में समावेश होने से पहले ही उसका यौगिक में रूपांतरण किया जाता है। तो ये भी ठीक करना है, थायोबैसिलस और सल्फोलस, ये आपको ठीक करना है। थायोबैसिलस सल्फोबुलस जीवाणु की सहायता से इन धातुओं का पर्यावरण में समावेश होने से पहले ही उसका यौगिक में रूपांतरण वहाँ पे किया जाता है, ये आपको ठीक करना है। ठीक है, ये जीवाणु के नाम है, वहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी वहाँ पे देखिए और एक बताया गया है कि समुद्र के किनारे पे देखिए तैलीय जल और हजारों मृत मछलियाँ आने की खबरें आपने पढ़ी या देखी हो। ऐसा क्यों होता है? समुद्र के किनारे देखिए बहुत सारे मछलियाँ मर जाती है, तो ये क्यों होता है? वो देखिए बताया गया है कि समुद्र के विभिन्न कारणों से पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है। देखो खनिज, समुद्र के अंदर से खनिज को निकाला जाता है ना, पेट्रोल, डीजल, रॉकेल वगैरह। तो ये देखिए समुद्र में विभिन्न कारणों से पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है। ये तेल जो है देखिए जलचरों के लिए घातक, विषैला, जहरीला साबित हो सकता है। पानी पर फैले हुए तेल को यांत्रिक पद्धति से दूर करना आसान है, यंत्रों के माध्यम से उसको दूर नहीं कर सकते। इसके लिए वहाँ पे देखिए इसके लिए वहाँ पे यहाँ से टिक करना रहेगा आपको। अल्कैनिवोरेक्स, बार्क्योनिमेंसिस, स्यूडोमोनास जीवाणु के प्रेडिन्स तथा अन्य रसायनों का नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसके लिए तेल को परत को नष्ट करने के लिए इन जीवाणुओं के समूह का उपयोग किया जाता है। उन्हें हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक्स बैक्टीरिया कहा जाता है, HCB। जहाँ से मैंने टिक किया है पूरा आपको टिक करना है। फिर से एक बार बता रहा हूँ वहाँ पे, अल्कैनिवोरेक्स, बार्क्योमेंसिस, स्यूडोमोनास जीवाणु में पेरिडिन्स तथा अन्य रसायनों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसके लिए तेल की परत को नष्ट करने के लिए इन जीवाणुओं के समूह का उपयोग किया जाता है। उन्हें हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक्स बैक्टीरिया यानी HCB कहा जाता है। और HCB हाइड्रोकार्बन का अवगुणन करके उसमें शीत कार्बन का ऑक्सीजन के संयोग करवाते हैं और इसी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे पानी बनता है। तो HCB का इस्तेमाल करके जो तेल की परत होती है समुद्र के ऊपर, जो जलचर प्राणियों को घातक होती है, उनको ये नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मशीन से ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए फिर वहाँ पे देखिए प्लास्टिक्स की बोतलें, PET जिसको बोलते हैं पॉलीइथिलीन टेट्राफ्लोरोन, इन रासायनिक पदार्थों से बना होता है। आजकल नगरीय कचरे का बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक से घिरा है। नगर में मतलब शहरों में जाते हो तो हर जगह पे प्लास्टिक्स होता है, तो कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिर आपको ठीक करना रहेगा, आइडोनेला साकियंसिस विब्रियो प्रजाति PET का विघटन करते ऐसा पाया जाता है, उसको ठीक कीजिएगा। और उसी प्रकार कचरे में रबर, उसको भी आगे ठीक करते जाना है। कचरे में शीत रबर का विघटन करने की क्षमता एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नार्कोडिया और एक्टिनोप्लेस इन कवकों की प्रजाति में वहाँ पे पाई जाती है। फिर आपको ये ठीक करना है जितना मैंने ठीक किया है पूरा। ये मतलब क्या करते हैं, ये विब्रियो प्रजाति की PET का मतलब पॉलीथीन जो होता है प्लास्टिक्स, उसका विघटन करेंगे। और कुछ लोग जो रबड़ होता है, कचरे में शीत जो रबर होता है, उसको वहाँ पे नष्ट करने का कोशिश वो लोग करते हैं। तो ये पूरा आपको ठीक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आइडेनेला सैनकोमोनाजिस से लेके यहाँ पे जाती है पूरा लास्ट तक। चलिए ठीक किए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए कारखानों से निकलने वाला पदार्थ तथा अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे प्रतिमा देखिए पुल, इमारत में स्थित धातु का क्षरण होता है। एसिडोबैसिलस फेरोडेसिस और एसिडिफिलियम प्रजाति के जीवाणु के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल ऊर्जा होता है। इसके लिए अम्लीय वर्षा से होने वाले भू प्रदूषण को ये जीवाणु नियंत्रित करते हैं। ध्यान देना है, देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है ना,
अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसकी वजह से जो लोहे की वस्तु, ठीक है, प्रतिमा मतलब जिसको हम बोलते हैं स्टैचू, पुतले, पुल और इमारत, ये जो धातु के बने होते हैं तो खराब होता है। तो एसिडोबैसिलस फेरेंडिसिस और एसिडोफिलियम प्रजाति ये क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल उसका भोजन है तो उसको खा लेते हैं, जिससे वर्षा से होने वाला भू प्रदूषण को ये जीवाणु नियंत्रित में ला सकते हैं। आपको जो इसमें टिक करना है, एसिडोबैसिलस फेरेंडिसिस एसिफिलिन प्रजाति के जीवाणु के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यह ऊर्जा स्रोत है, उसे खा देते हैं ताकि वहाँ पे भू प्रदूषण नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आगे देखिए अभी सूक्ष्म जैविक टीका। जैसे देखिए इंसान को बीमारी होती है तो अलग अलग प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं, वैसे वनस्पतियों को भी मतलब टीका लगवाते हैं। अगर वनस्पति वहाँ पे खराब होती है ना तो वनस्पतियों को भी क्या किया जाता है, टीका लगवाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वो क्या होता है देखिए, हमें पढ़ना है। देखिए किण्वन प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवों से कुछ टीके बनवाए जाते हैं। बीजों की बुवाई से पूर्व बीजों में इन पोषक टीकों को फुआरा जाता है। तो कुछ टीकों को वनस्पति में लसीकृत करते हैं। टीकों में स्थित सूक्ष्मजीव उन वनस्पतियों को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करेंगे और वनस्पति जन्य अन्य घटकों को उच्च प्रजाति को बनाते हैं। और जैव खेती करते समय कृत्रिम नाइट्रोजिनेज एजोटोबैक्टर से द्रवयुक्त उपयोग वहाँ पे किया जाता है, जिससे क्या होगा कि रासायनिक खादों से होने वाला प्रदूषण इन द्रवों द्वारा रोका जाएगा। जो रासायनिक खाद केमिकल डालते हैं तो ज़मीन खराब होती है, पौधे भी अच्छे से उग सकते हैं, उसको कोई गारंटी नहीं है। तो खेती के उद्योग देखिए रासायनिक जंतुनाशक कीटकनाशकों के माध्यम से फ्लोरासिटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य मिट्टी में मिल जाते हैं और वे अन्य वनस्पति तथा जानवरों के लिए घातक होते हैं तथा मनुष्य के लिए त्वचा रोधक भी सिद्ध हो सकता है। ये मिट्टी में घुले कीटकनाशक सूक्ष्म द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, वो लोग नष्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जैविक टीका होता है जो बी बोने से पहले उसमें मिक्स कर देते हैं या तो बाद में वनस्पति को टीका लगवाया जाता है, ताकि जो ये देखिए वहाँ पे फ्लोरासिटामाइड जो जहर होता है वनस्पति के अंदर, तो ये जो सूक्ष्म जैविक टीका लगवाने की वजह से ये फ्लोरासिटामाइड वहाँ से नष्ट हो जाता है। और जो त्वचा रोग होता है मनुष्य को वो भी नष्ट होता है, वो होगा नहीं। और वनस्पति तथा जानवरों के लिए जो घातक होता है वो भी वहाँ पे होगा नहीं। बहुत सारे उसमें फ़ायदे आपको मिलेंगे। आगे वहाँ पे देखिए जैव कीटकनाशक। जैविक कीटकनाशक मतलब जो पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, दवाई हम डालते हैं उसमें फवारा देखो करते हैं ना औषध का, ठीक है, दवाइयों का फवारा जो वनस्पति के ऊपर की, ऐसे देखो जो कीड़े होते हैं छोटे मोटे कीड़े उसको मारने के लिए। जैव कीटनाशक अर्थात जीवाणु कवक आदि से प्राप्त किए गए फसलों पर जंतु कीट रोग जंतु का नाश करने वाले द्रव्य। और जीवाणु में देखिए टॉक्सिन जैव तकनीकी सीधे वनस्पति में ही अंतर्भूत किए जाते हैं और ये कीटक के लिए विषैले होने से कीटक इन वनस्पति को ही खाते हैं। और जीवाणु की भांति कवक और विषाणु की कुछ प्रजाति का उपयोग करके जैव कीटनाशक के रूप में होता है और किण्वन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला उप उत्पाद स्पाइनोसाइड यह वहाँ पे जो जैव कीटनाशक वहाँ पे जो है सहायता करता है। फिर से एक बार देखिए वहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैव कीटनाशक मतलब जो होता है जो जीवाणु कवक आदि से प्राप्त की गई फसलों पर जो जंतु होते हैं, जो कीट होते हैं, रोग जंतु होते हैं, ये नाश करने वाले द्रव्य होते हैं जिनको ये नष्ट कर देता है। और जीवाणु में स्थित जो टॉक्सिन्स होता है ये सीधा वनस्पति में अंतर्भूत किया जाता है, जिसकी वजह से कीटक के लिए विषैला यानी जहरीला साबित होता है, तो कीटक उसको ही खाते हैं। और जैसे खाते हैं ये कवक और विषाणु का उपयोग किया जाता है तो वो तो पूरी तरह से वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। यानी ये दवाइयाँ फैलने की वजह जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे जो दिखते हैं ना, ऐसे कीड़े मकोड़े जो इल्ली होती है, ऐसे वो ये जैव कीटनाशक फवारने की वजह से वो वहाँ से तुरंत क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जैव कीटनाशकों का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका 7वां लेसन ख़त्म होता है। बहुत एकदम से आसान था, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है, आसान है। आप अच्छे से उसे पढ़िए। क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे आप अपने ओन से भी वहाँ पे आप समझ के आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स भेजा जाएगा, आपको लिखना रहेगा।